Welcome to Department of Political Science, Rajendra Memorial Women's College. I'm Assistant Professor Abhinash Kumar. I'm going to teach you today one of the topic from comparative politics, that is single party system and its type. आज हम पार्टी सिस्टम के अंतर्गत एक दलीय प्रणाली के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। इसके प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि कितने प्रकार के पार्टी सिस्टम होते हैं। अब हम उसी पार्टी सिस्टम के अंतर्गत उसके प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। एक दलीय प्रणाली वैसी व्यवस्था है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक सत्ताधारी मौजूद हो और कोई भी अपोजिशन पार्टी की उपस्थिति ना हो, जैसा कि मोस्ट ऑफ द जो कम्युनिस्ट कंट्री हैं या जहां डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो हम इसी के बारे में आज इसी के विभिन्न प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। Under one party system, James Joop has described three types of one party system or rule, which are: the first one is the liberal one party system, the second one is the rigid or narrow one party system, and the third one is the authoritarian or dictatorial one party system. So we will go one by one, and the first one is लिबरल वन पार्टी सिस्टम। जेम्स जूप ने एक दलीय प्रणाली को तीन भागों में विभाजित करके या तीन प्रकारों में विभाजित कर उसका वर्णन किया है, जिसमें प्रथम है उदारवादी एकल दल प्रणाली, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। अगर समकालिक दुनिया या कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की बात करें तो अभी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में जो मौजूद पॉलिटिकल सिस्टम है, अगर उन सभी मौजूद पॉलिटिकल सिस्टमों में देखा जाए तो बहुतायत या कह सकते हैं कि 80% राष्ट्र राज्यों में वर्तमान समय में मौजूद पार्टी सिस्टम को देखा जाए तो 80% राष्ट्र राज्यों में या तो टू पार्टी सिस्टम है या तो मल्टी पार्टी सिस्टम है। लेकिन बचे हुए 20% राष्ट्र राज्यों में जो या तो सैनिक शासन जहां चल रहा हो या तो कम्युनिस्ट कंट्री होगा, वहीं सिर्फ आप देख सकते हैं कि वन पार्टी सिस्टम मौजूद है। लेकिन वन पार्टी सिस्टम के अंदर भी तीन प्रकार या तीन कैटेगरी देखी जा सकती है। वन पार्टी सिस्टम में जिस प्रकार हम जानते हैं कि कोई अपोजिशन में पार्टी नहीं होगी, लेकिन एक पार्टी के अंदर ही कुछ हद तक लोकतंत्र हो सकता है, या दूसरा स्वरूप ये हो सकता है कि उस राजनीतिक व्यवस्था पे बाह्य आक्रमण हुआ हो, मिलिट्री एक्शन हुआ या मिलिट्री अटैक हुआ हो, तो उस कंडीशन में जो कू के बाद, जो सत्ता परिवर्तन के बाद जो वहां का पार्टी सिस्टम होगा, वो ज्यादातर देखा जाए तो वन पार्टी सिस्टम ही होगा। और इसके अलावा जो तीसरी कैटेगरी है जिसकी बात जेम्स जूप करते हैं, वो है डिक्टेटोरियल और बेटर टू से ऑथोरिटेरियन फॉर्म ऑफ पार्टी सिस्टम। तो इस तरह के सिंगल पार्टी सिस्टम जिसको हम डिक्टेटोरियल या ऑथोरिटेरियन कह रहे हैं, वहां पे ना तो कोई लोकतंत्र, पार्टी के अंदर कोई लोकतंत्र होता है, ना तो वहां कोई सैनिक आक्रमण हुआ उसके प्रभाव के कारण वहां की एक दलीय व्यवस्था में कोई परिवर्तन देखा गया। तो जैसा कि जो पहली कैटेगरी है, जो पहला प्रकार है जेम्स जूप के हिसाब से उदारवादी एकल दल प्रणाली है। इसमें क्या देखा जाता है कि इस दलीय प्रणाली में पार्टी तो एक ही होगा, देयर विल बी ओनली वन पार्टी देयर, बट विद इन द पार्टी देयर विल बी इंटरनल डेमोक्रेसी एंड लीडर्स आर, or better to say the top notch or the main leader of the single party system is very much ready to listen the criticism within the party, and that's why it is called the democratic one party system. तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो उदारवादी एक दल प्रणाली है, उसमें जो सबसे मेन या जो सबसे प्रमुख नेता है, वो पार्टी के अंदर मौजूद नेताओं का
आलोचना सुनने के लिए रेडी है, उनके आलोचना को सुनकर कुछ सुधार करने के लिए रेडी, मतलब एक आंतरिक लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है। जबकि एक ही पार्टी है, कोई अपोजिशन नहीं है, फिर भी पार्टी के अंदर एक तरह का लोकतंत्र है और आलोचनाओं को भी स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार इसे हम लोकतांत्रिक एक दल प्रणाली भी कहते हैं। जेम्स जूक के हिसाब से जो दूसरी कैटेगरी है वन पार्टी सिस्टम के अंतर्गत, ये जो दूसरा स्वरूप है दैट इज रिजिड और नैरो वन पार्टी रेजिम और सिस्टम। तो अगर हम इस कैटेगरी की बात करें तो इसमें जो सर्वोच्च नेता होता है वो पार्टी पे पूर्ण नियंत्रण और संपूर्ण नियंत्रण रखता है, पूरा कंट्रोल रखता है। और जो प्रीवियस कैटेगरी है जिसको हम लिबरल वन पार्टी सिस्टम बोलते हैं, जहां आंतरिक लोकतंत्र होता है, वहीं रिजिड और नैरो वन पार्टी सिस्टम के अंतर्गत आंतरिक लोकतंत्र का अभाव होता है। और इसके अलावे दल के इकाइयों के लिए चुनाव की अनुमति नहीं होती है, किंतु सबसे निचले स्तर पे चुनाव की अनुमति हो सकती है या होती भी है। एक और चीज इसमें जोड़ना जरूरी है, जैसा कि हमने इसके पहले डिस्कस भी किया था कि जो कठोर या जो संकीर्ण एक दलीय प्रणाली है उसमें हम जैसे किसी राजनीतिक व्यवस्था पे या किसी राष्ट्र राज्य पे सैनिक आक्रमण हुआ, उसके कारण जो परिवर्तन देखी गई या जो शासन व्यवस्था या जो पार्टी सिस्टम का उत्पत्ति होता है वो मिला जुला के मतलब इसी प्रकार के एक दलीय प्रणाली के अंतर्गत आएगा। So we can see that rigid or the narrow one party system is having no internal democracy, and the leader of the party is controlling the complete party with according to their requirement, according to his wish. So in this type of one party system you can find situation when the military invasion on country has recently taken place, and due to that there might be changes, and that will also be included into rigid or narrow one party system. एक दलीय प्रणाली के अंतर्गत जो तीसरा स्वरूप है वो है सत्ताधारी एक दलीय प्रणाली। इसको समझने के लिए सबसे पहले आप समझिए, जैसे आप इतिहास में पढ़े ही होंगे कि जर्मनी में हिटलर का शासन था, इटली में मुसोलिनी था और पूर्व सोवियत संघ में स्टालिन शासन करता था। और अगर वर्तमान में देखें तो चीन जो एक साम्यवादी राष्ट्र राज्य है, वहां भी ऑथोरिटेरियन वन पार्टी सिस्टम देखा जा सकता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये टोटली डिक्टेटोरियल है, पूर्ण रूप से तानाशाह का बोलबाला होता है। और यहाँ पे जो एक नेता होगा, जो एक पार्टी का सबसे प्रमुख नेता होगा, जो सर्वोच्च नेता होगा, वही पार्टी है। वहाँ प्लेज जो अगर कोई मेंबर या कोई सदस्य शपथ भी लेता है तो वो शपथ पार्टी के नाम पे ना होके उस दल के या जो पार्टी सिस्टम होगा उसके सर्वोच्च नेता की लॉयलिटी के प्रति प्लेज लिया जाता है कि आई विल बी लॉयल टू द सुप्रीम लीडर ऑफ द पार्टी। जैसा कि आप हिटलर के समय आप देख सकते हैं कि जर्मनी में ये स्थिति थी कि अगर कोई भी पार्टी मेंबर शपथ लेता है तो वो हिटलर के नाम पे मतलब शपथ लेता। और इसमें आप ये चीज देखा जाता है कि एक जो सर्वोच्च नेता है किसी पार्टी का, वही राष्ट्र राज्य का हेड भी है, वही मतलब किसी देश का हेड है, वही पार्टी का हेड है, वही सब कुछ है। कोई उसके इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं कर सकता, मतलब एक तरह का टोटलिटेरियन है, मतलब वही डिसाइड करेगा। ऐसी अवस्था में क्या होता है कि देशी सब कुछ होता है और व्यक्तिगत स्तर पे कोई स्वतंत्रता नहीं होती है। व्यक्ति बाद में आता है, राष्ट्र सबसे पहले आता है। यहाँ व्यक्ति जो राष्ट्र द्वारा जो सुझाया जाएगा कि यही सही, ये सही है या ये गलत है, उसी को फॉलो करना होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो तानाशाही एक दलीय प्रणाली है, ये तीनों जो अभी तक हमने डिस्कस किया, लिबरल
और सेकंड द रिजिड और नैरो एंड द थर्ड द ऑथोरिटेरियन और द डिक्टोरियल वन पार्टी सिस्टम। उसमें ये सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो मतलब टोटलिटेरियन है, मतलब सर्वाधिकारवादी। यहाँ सब कुछ एक पार्टी का जो सर्वोच्च नेता है उसके इशारों पे ही चलेगा। वही देश है, वही पार्टी का सर्वोच्च नेता, सब कुछ वही है। कोई भी उसके इरादे या उसके इच्छा के विरोध में नहीं जा सकता है। So we can say that the dictatorial or the authoritarian one-party system is the third type of what you can say, the types of one-party system which has been categorized or which has been described by the James Joube. Under this form, you don't worry about the democracy. There is no democracy at all within the party, and the supreme leader is everything. Supreme leader is the state. Supreme leader is constitution. If any one party or any what you can say minister has to take place, then he is going to take the place on the name of supreme leader. You can see Hitler in Germany, Mussolini in Italy, and Stalin in Soviet or erstwhile Soviet Union, or better to say the USSR. So these are some examples where such authoritarian one-party system have been existing, had been existing, but in recent period you can see in China that is almost close to the authoritarian or dictatorial one party system, where only one party is there and the supreme leader of one party is going to be the head of the nation state, and he is the state. So this is what we can say, that there is rarely any difference between state and the party, means दोनों के बीच अंतर करना मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार हम तीन प्रकार के एक दलीय प्रणाली के बारे में चर्चा कर चुके हैं, और अब हम जो एक दलीय प्रणाली है उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स, गुण और दोषों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपने देखा, मोटा बाय एंड लार्ज मिला जुला कर जिन तत्वों का जो चाहे वो रिजिड और नैरो वन पार्टी सिस्टम या सिंगल पार्टी सिस्टम रहा हो, या लिबरल सिंगल पार्टी सिस्टम रहा हो, या अथॉरिटेरियन सिंगल पार्टी सिस्टम रहा हो, तीनों में आपने कुछ अंतर देखे, लेकिन कुछ समानताएं कि वहां पे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव होता है, वहां एक ही पार्टी होता है, तो जो भी डिसीजन लिया जाएगा, जो सर्वोच्च नेता होगा, जो बोल दिया वही रूल है, तो कोई अपोज करने नहीं जा रहा है। इस प्रकार वहां जो भी चीज होगा पार्टी के सर्वोच्च नेता के इशारे पे होगा। तो यही कारण है कि इसके कुछ गुण हैं, कुछ मेरिट्स भी देखे जा सकते हैं कि कोई जो सर्वोच्च नेता उसके विरोध में नहीं आएगा। तो अगर हम पहले गुण की चर्चा करें तो पहला गुण आप देख सकते हैं कि क्लियर कट, जब एक ही पार्टी है तो देश में स्थिर शासन की स्थापना होगी, और स्थिर शासन है तो स्टेट में जो भी चीजें होगा वो जैसा सोचा जाएगा इजीली किया जा सकता है, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो बिल्कुल स्टेबल होगा, और जो भी देश की प्रगति के लिए किया जाना है वो आसानी से किया जा सकता है। अगर हम दूसरे गुण की बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर किसी भी राष्ट्र राज्य में अगर कोई नीति निर्माण का कार्य करना है, तो अगर टू पार्टी सिस्टम है तो अगर टर्म 5 इयर्स का है, अगर कार्यकाल 5 साल का एक सरकार का, तो 5 साल के बाद दूसरी पार्टी का सरकार आएगा, उनकी नीतियां पहले वाली पार्टी से अलग हो सकती है। लेकिन जब हम सिंगल पार्टी सिस्टम की बात करते हैं तो जब एक ही पार्टियां हैं, तो एक पार्टी जब है तो उसका जो भी नीति है, जो भी योजनाएं हैं, वो लंबे समय तक उसको बनाया जा सकता है और उस पर काम किया जा सकता है। तो इस प्रकार मतलब इस प्रणाली में लंबे समय के लिए योजना का निर्माण होता है और उसका सफलतापूर्वक क्रियान्वयन भी संभव है, जिसके चलते वहाँ का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो इजीली होता है, जो कि आप खासा देख सकते हैं। अर्स्टवाइल यूएसएसआर में ऐसा था, और अभी चीन देखिए जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, सेकंड इकोनॉमिक पावर ऑफ द वर्ल्ड,
उसका कारण कि वहां पे जो भी एक योजना का निर्माण हो रहा है कोई विरोध में नहीं आता और वो सीधे धड़ल्ले से उस पर लंबे समय तक के लिए काम किया गया है और जिसका फायदा चाइना को मिला है। सिंगल पार्टी सिस्टम के अगर एक अच्छे प्रभाव को देखा जाए तो देश में एकजुटता और अनुशासन का माहौल को पैदा करती है और नागरिक एकजुटता का प्रतीक देते हैं और साथ में अनुशासित भी रहते हैं। और इसके अलावा जब कोई भी सरकार हो, चाहे एक पार्टी सिस्टम के अंदर एक नेता रहा हो या उसके बाद कोई नेता आता हो जो सर्वोच्च नेता जो ही राष्ट्र का हेड भी होगा और पार्टी का हेड भी है, उसका कोई आलोचना नहीं होता, कोई बुरा प्रचार प्रसार नहीं होता। तो इस प्रकार अनावश्यक समय की बर्बादी नहीं होती और सरकार इजीली काम करती, मीन्स टाइम वेस्टिंग नहीं होती और ऑब्वियसली देयर इज रेयरली any criticism and any type of propaganda which is going to come in front of the works which has been desired or which has been destined by the working government। जिस प्रकार अभी हम लोगों ने इसके जस्ट पहले तीन प्रकार के जो हम सिंगल पार्टी सिस्टम जैम जुग के हिसाब से पढ़े, उसमें हम साफ साफ देखें कि लोकतंत्र का अभाव था, वो पार्टी स्तर पे बात की जा रही। तो पार्टी के अलावा तो लोकतंत्र होगा ही नहीं, मतलब इंडिविजुअल लेवल पे कोई स्वतंत्रता नहीं होगा, कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होगा। और क्लियर कट है, जब सिंगल पार्टी सिस्टम है तो कोई दूसरी पार्टी होगा ही नहीं, जब दूसरी पार्टी नहीं होगा तो विपक्ष भी नहीं होगा। और एक चीज और है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिस प्रकार अगर जो नेता होगा, नेता क्या करेगा कि वही सरकार है। मीन्स अगर आप हिटलर की बात देखें तो हिटलर जब जर्मनी पे शासन कर रहा था तो वही राज्य था, वही पार्टी का सर्वोच्च नेता था और जो बोलता था वो बोलता था कि हम जो भी चीजें बता रहे हैं, जो भी चीजें आपको निर्देशित करें वो राष्ट्र हित में है और राष्ट्र हित सबसे ऊपर, व्यक्तिगत हित से ऊपर है। अब जो एक नेता, जो सर्वोच्च नेता, जो राष्ट्र का जो हेड है, जो सही बताएगा वही सही है, जो गलत बताएगा वही गलत है। इससे एक प्रकार की दास्ता भरी जिंदगी देखी जा सकती है, दास्तापूर्ण जिंदगी देखी जा सकती है ऐसे राष्ट्र राज्यों में जहां सिंगल पार्टी सिस्टम एग्जिस्ट करता है। तो इस प्रकार अगर हम दोषों की बात करें तो पहला दोष व्यक्तिक स्वतंत्रता का अभाव, ऑब्सेंस ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम। लोकतंत्र का क्षरण तो होता ही है, ऑब्वियसली यू कैन सी द इरोजन ऑफ डेमोक्रेसी एंड व्हाट यू कैन से द इमर्जेंस ऑफ डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड द थर्ड एंड व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, that is what the absence of opposition, and the last one that is the slavery life of citizen, दास्तापूर्ण जीवन का दृष्टिकोण। इस प्रकार हमने सिंगल पार्टी सिस्टम क्या है, सिंगल पार्टी सिस्टम के जैम्स जुग के हिसाब से तीन स्वरूपों का अध्ययन किए, तीन प्रकारों का अध्ययन किए और उसके बाद सिंगल पार्टी सिस्टम के मेरिट्स और डिमेरिट्स पे चर्चा की है। अब हम अगले वीडियो लेक्चर में टू पार्टी सिस्टम के मेरिट डिमेरिट्स के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।